बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया, उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था मेटेलिक बॉन्ड। हमने स्टडी किया था कि मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और नेचर में किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी स्टडी किया था कि कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर। और इसके बाद हमने पढ़ी थी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और देखा था कि किस तरह जो मेटेलिक बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अफेक्ट करती हैं मेटल्स को मेटल्स बनाने में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमारा मेन टॉपिक है जो जिसका नाम है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ लेके जाती हूँ जहाँ से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। वो था केमिकल बॉन्ड्स पर। हमने स्टडी किया था केमिकल बॉन्ड्स के बारे में कि बॉन्ड्स किस तरह बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो क्यों स्ट्राइव कर रहे हैं कि वो अपनी बॉन्डिंग करें। ठीक है, उसके अलावा हमने स्टडी किए थे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। ये जब हमने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ लिए तो हमारा एक मेन पार्ट तो कवर हो गया कि कौन इतने इम्पोर्टेंट जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं नेचर के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है जिनको ब्रेक करना नामुमकिन तो नहीं कह सकते बट इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है ना वो सेम ही है, लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंस है ना वो थोड़ी सी कम है। जिस तरह हमें पढ़ा कि जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं, मेटेलिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ये बहुत हाई प्रॉपर्टीज़ वाले होते हैं, मतलब कि ये एलिमेंट्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्गली जो होता है हमारे पास बॉन्ड बन रहा होता है इनका। लेकिन जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है ना, इसके बारे में जो आज हम पढ़ेंगे वो ये है कि ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो होती हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक मॉलिक्यूल के अंदर दो तरह की फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं। एक होती हैं इंट्रामोलिक्यूलर और दूसरी होती है हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर। जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती है ना बच्चों, वो एग्जिस्ट करती हैं विद इन द सेम मॉलिक्यूल। कैसे? विद इन द सेम मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास सिर्फ एक HCl का मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक HCl, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो जो उनके दरमियान फोर्सेस होंगी वो होंगी हमारे पास कौन सी होंगी? वो होंगी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। अब जो दूसरी फोर्सेस होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन। इंटर मीन्स बिटवीन या फिर अमंग। आप इसको जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरह कर लो। ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स या आइंस या मॉलिक्यूल्स, मतलब कि सेम मॉलिक्यूल भी होता है, ये से काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो उनके दरमियान भी एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन स्पेसिफिक एक हाइड्रोजन और एक Cl के पास जो होगा उसको हम कहेंगे इंट्रामोलिक्यूलर। और जो काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे HCl के अगर साथ हम ज्वाइन करें तो हमारे पास उनके दरमियान एग्जिस्ट करती हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इंटर तो हमारा आज का टॉपिक है ना, उसको तो हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। इंट्रा हम पढ़ चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि हम इंट्रा कैसे पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। अब इंट्रामोलिकुलर हमारे पास कैसे है? जो एक मॉलिक्यूल विद इन द सेम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रही है, HCl है। अब बच्चों देखो, HCl में हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है? HCl में हमारे पास बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड, कि हम एग्जाम्पल में पढ़ के आए हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास HCl में बन रहा है। ऐसी फोर्सेस जो कि स्ट्रोंगर हो, ठीक है, और विद इन द सेम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रही हूँ, वो हमारे पास होती हैं इंट्रामोलेक्युलर फोर्सेस। और उनमें कौन कौन सी आती हैं हमारे पास? बॉन्ड्स आते हैं कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और उसके अलावा मेटेलिक बॉन्ड।
ये सारी हमारे पास इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, क्योंकि ये हमारे पास विद इन द सेम मोलिक्यूल एग्जिस्ट कर रही हैं, और मैंने बता के क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर होती हैं। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, सॉरी इंट्रा है, जो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो थोड़ी सी वीक होती हैं। अब हम देखते हैं वो क्यों वीक होती हैं और किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड कर रही होती हैं। डेफिनेशन से पहले मैं आपको इस वजह से पहले नहीं बताती, इससे आप डेफिनेशन को क्रैम करते रहोगे कि मैंने डेफिनेशन बता दी है तो बस डेफिनेशन रट लो। नहीं, ऐसा नहीं करना बच्चों, पहले आपने कॉन्सेप्ट लेना, उसके बाद हम डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी हुई है देखो आप, ये HCl का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये केमिकल बॉन्ड्स हैं, ये जो इसने बताया हुआ है, ये वाले जो सिंगल लाइन हमने शो की थी ना कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, आपको याद होगा सिंगल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या था, सिंगल लाइन से हम शो कर रहे थे, डबल के अंदर 2 से और ट्रिपल के अंदर 3 से। ठीक है, तो सिंगल शो करे तो हमारे पास ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है ना, उनको हम शो करते हैं डॉटेड लाइन से। ये देखो, यहाँ पर ये डॉटेड लाइन है, ये हमारे पास है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, कैसे, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं, गौर से सुनो मेरी बात जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, वॉइस पे ज़्यादा गौर करो, जो लिख रही हूँ उस पर ना इतना जाओ, लिखा तो आपकी बुक पे भी है, जो मैं बोल रही हूँ उस पर सुनो आप। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं विद इन द सेम मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं। जैसे ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के अंदर है, ये वाली, ये हमारे पास है इंट्रा, और अगर 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान होंगी तो वो होंगी हमारे पास इंटरमोलिकुलर, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी मेन डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन है क्या। डेफिनेशन वो कहते हैं द वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, आपकी बुक पर अगर नहीं लिखी हुई ना तो आप इधर से देख के लिख लो, द वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन individual molecules of a substance। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा, सॉरी मुझसे कलर ये वाला चूज हो गया ब्लू। द वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन इंडिविजुअल molecules of a substance are called intermolecular forces। क्या है ये, are called intermolecular फोर्सेस। ठीक हो गया बच्चों। अब इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम किसका शो करते हैं, डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइंस, स्ट्रेट लाइन नहीं, डॉटेड लाइंस। डॉटेड लाइंस क्या, एक चीज़ ये भी शो कर रही है कि ये बड़ी वीक होती हैं। आप इस तरह इसको याद कर लो कि जहाँ भी ये डॉटेड लाइन शो होना, समझ यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, दे आर द वीकेस्ट वन। ठीक है, और बच्चों उसके अलावा एक और बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हम जब भी ये बताते हैं ना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है जो बहुत हाई है, ठीक है, कोई और सब्सटेंस है या कोई और मॉलिक्यूल है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इसका कोई सब्सटेंस है उसका एवेपोरेशन का रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। ठीक है, हमारे पास गैसेस या लिक्विड जो होते हैं हमारे पास डिफ्यूज़ जल्दी हो रहे हैं। ये सारी बच्चों इसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है ना, ये वाली इंटरमोलिकुलर विद इन द टू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एग्जिस्ट कर रही हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं बच्चों वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। दोबारा सुनो बात, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर डिपेंड करती हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, इंटरमोलिकुलर, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या उसकी पावरफुल जो होंगी हमारे पास वैल्यू होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, अब वो इंटर में जिस तरह की भी टाइप्स अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे उसमें देखेंगे हम, जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी उतनी ही ज़्यादा उसकी वैल्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा होगी। अब वाटर की एग्जांपल देखो, आपको पता है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, आपके बुक पे आगे गिवन है, मैं उसको भी समझाऊंगी इस तरह कैसे ऐसा क्यों हो रहा है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इस पर वाटर बॉयल होता है। सबसे ज़्यादा वाटर की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका ये है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसकी खसूसियात को ज़ाहिर करें, फिजिकल खसूसियात को, जिससे हम गेस करें कि ये वाटर है। ठीक है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है,
इसकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो होती है ना वो बहुत हाई होती हैं। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट कि कौन सी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है ना उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की। उन्होंने बताया था कि अगर आपकी बुक पे रिएक्शन गिवन, मैं आपको रिएक्शन यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, आप उसको देख लेना। HCl पहले वाले का लिख रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। कहते हैं कि अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड, अगर आप इसको वेपराइज कराओ, वेपराइज का मतलब क्या है, इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करो, आप इसको गैस में कन्वर्ट करो, HCl गैस के अंदर, ठीक है, तो 17 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, वेपराइज करा रहे हो ना, ये उसकी एक क्या है, अवेपोरेशन, वेपराइजेशन, उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की बात करोगे तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, आप उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, वेपराइजेशन करा रहे हो आप उसकी, समझा रही बच्चों बात, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को टारगेट कर रहे हो। तो क्या होता है, वो कहते हैं कि 17 किलो जूल्स जो एनर्जी होती है हमारे पास उसको देनी पड़ती है। ठीक है, ताकि वो लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अब यहाँ पूछोगे क्वेश्चन कि मैम कि जो लिक्विड है वो HCl लिक्विड से गैस में क्यों कन्वर्ट हो रहा है। बच्चों ये ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना इंटरमोलेकुलर फोर्स की, भी हमने पीछे डायग्राम पढ़ी कैसे है, HCl फिर HCl फिर HCl। ठीक है, ये पढ़ा ना हम लोगों ने, ये पीछे जो डायग्राम बनी हुई है इसके अंदर क्या होता है, वो कहते हैं कि इनको ब्रेक करने से, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने से हमारे पास जो लिक्विड होता है हमारे पास वो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसकी वजह से लिक्विड गैस में कैसे आई है, जब हमने उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक किया है। ठीक है, कैसे वेपराइज होके जो लिक्विड HCl था, ठीक है, HCl लिक्विड जो था वो हमारे पास कैसे वेपराइज होके HCl गैस में कन्वर्ट हुआ है, जब हमने उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को टारगेट किया। ठीक है, वो इसी वजह से कन्वर्ट हुआ है क्योंकि उसकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो टूट गई हैं, और हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ी है, हमें 17 किलो जूल्स पर मोल, हमें एक मोल के ऊपर इतनी एनर्जी मतलब कि देनी पड़ी है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा वो कहते हैं केमिकल बॉन्ड ब्रेकिंग 430 किलो फॉर HCl बॉन्ड। अब दूसरी बात, दो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको क्लियर की हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है, कि कैसे हमारे पास लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुई है, कितनी एनर्जी लगी है, क्यों लगी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से लगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करना था। अब दूसरी बात वो कह रहे हैं, हमने बॉन्ड में पढ़ा कि HCl के दरमियान आपस में कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जो हमारे पास इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, या ये नाम भी याद रखो ताकि आपको दोनों को याद करना आसान हो। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस से मुराद क्या है, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आई थिंक सो मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। अब अगर हमने इसको ब्रेक करना होगा तो हमारे पास 430 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी, विच इज़ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट। ठीक है, कहाँ, वो 17 किलो जूल्स पर मोल फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, और यहाँ पर HCl को ब्रेक करने के लिए ताकि वो हाइड्रोजन और क्लोरीन मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो हमें 430 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी जो होगी वो देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि हमें शो कर रहे हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, जबकि जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती हैं इंक्लूडिंग कोवलेंट बॉन्ड वट एवर दैट बॉन्ड इज, ठीक है, वो हमारे पास स्ट्रोंगेस्ट फोर्सेस होती हैं, स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि आपको लिख लें, ये आपको पेपर में आना ही आना है, किस तरह भी फोल्ड करके, किस तरह भी मोल्ड करके, किस तरह भी आए, लेकिन आएगा। MCQs में आए, शॉर्ट में आए, लॉन्ग में। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ आर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, जिसका नाम है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ये हम आप स्टडी करते हैं। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से पहले मैं आपको फिर दोबारा पीछे ले जाती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ेंगे पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को आप भूल जाएं। ठीक है, वो तो था कि हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान बनना था, उसका इतना ज़्यादा पर्टिकुलर रोल नहीं था। ठीक है, लेकिन अब जो हमने पढ़ना है ना वो बेसिकली पोलर
मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट कर देते हैं उनको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको नेक्स्ट में भी हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप बेसिक इंट्रोडक्शन ही लोगे। ठीक है, तो बच्चों डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, सबसे पहले तो आप ना देखो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसे पोलर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कैसे हो रहे थे। हमने देखा था कि दो हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल HCl। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स कब क्रिएट होते थे? जब होता था हमारे पास डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। ठीक है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते थे। ठीक है, समझो बात को, कॉन्सेप्ट अपना रिवाइज करो साथ साथ जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, टू डिफरेंट एलिमेंट्स होते थे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता था, जिसकी वजह से क्या होता था, उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता था। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था तो हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था तो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव। ये हमारे पास फॉर्मेशन थी पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। उसके अलावा मैंने आपको वहाँ पर एक बात बताई थी कि जब इस तरह ये एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पर एक डायपोल क्रिएट हो जाता है। डायपोल की डेफिनेशन अच्छी तरह हम यहाँ पर समझेंगे, वहाँ पर इरेलीवेंट थी, अब यहाँ पर समझेंगे। डायपोल बेसिकली होता क्या है? डायपोल की आप अपनी डेफिनेशन अपनी बुक पे भी लिख सकते हो। डायपोल्स are formed when electrons are unshared equally in same molecules due to difference in इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। EN वैल्यू आप खुद समझो कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो डायपोल बच्चों कब हमारे पास फॉर्म हो रहा है? डायपोल तब फॉर्म होता है जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हमारे पास वो अनशेड होते हैं। जो अनशेड इलेक्ट्रॉन है वो अनइक्वली हमारे पास जो होते हैं, हमारे पास शेड हो जाते हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की डिफरेंस की वजह से। डायपोल्स आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर अनशेयर्ड इक्वली इन सेम मॉलिक्यूल ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। ठीक है, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भी दिखा देती हूँ कि किस तरह डायपोल हमारे पास फॉर्म हो रहा है। देखो, ये हमारे पास है HCl। अब आपको पता है जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है स्पेस, जबकि जो हाइड्रोजन होता है ना हमारे पास वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो लेस ऑक्यूपाई करता है स्पेस। इस तरह करके हमारे पास एक डायपोल बन गया। ठीक है, जिसके एक जो हेड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसके दूसरे हेड पर पॉजिटिव चार्ज है। ये H हो गया और ये हो गया हमारे पास Cl। ये हमारे पास बन गया डायपोल। और इसी बेसिस के ऊपर समझ लो आप किस तरह डायपोल को भूल भी जाओ ना तो आप समझ लो HCl पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है हमारे पास। ठीक है, इन्हीं की आपस में इंट्रैक्शन से हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्सेस जो होती है हमारे पास क्रिएट होती हैं। डायपोल हमारे पास बन गया। ठीक है, डायपोल बना तो हमारे पास क्लोरीन के ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव हुआ है ना तो कोई और डायपोल के पॉजिटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, कोई और पॉजिटिव चार्ज। कैसे? ऐसे बन गया डायपोल कोई और, यहाँ पर H पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर Cl नेगेटिव आ गया। इन दोनों के दरमियान क्या क्रिएट होगी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, एक डायपोल का दूसरे किसी डायपोल के साथ, मॉलिक्यूल तो सेम ही है, HCl हमारे पास मॉलिक्यूल है, फर्क कहाँ पर आ रहा है कि हमारे पास कि जो क्लोरीन है वो दोबारा जाके किसी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मैच कर गया। कैसे? देखो आप, HCl हमारे पास जिसके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही हैं, HCl। ठीक है, कैसे हुआ समझो, आपको डायपोल बनाइए, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका डायपोल देखो पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्लोरीन था, ये हाइड्रोजन था, दोनों का आपस में इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में जल्द से जल्द इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। ये हमारे पास फॉर्म हुआ है हमारे पास अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, जो एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर था ना, हाइड्रोजन के ऊपर, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज था क्लोरीन के ऊपर। तो क्या किया,
क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव लेके घूम रहा है अपने ऊपर डायपोल के ऊपर नेगेटिव, तो हाइड्रोजन अपने ऊपर पॉजिटिव लेके घूम रहा है, तो वो आके अपने आप को उन्होंने ऐसे अरेंज कर लिया है कि वो एक डायपोल डायपोल फॉर्म हो गया। ये भी डायपोल, ये भी डायपोल, दोनों के दरमियान फोर्सेस एस्टेब्लिश हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो इसको हमने कह दिया डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। सेम एज इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हमने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कैसे HCl और ACl में एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हीं की एक टाइम में से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, जो कि बेसिक थ्योरी किस पे बेस्ड कर रहा है, डायपोल्स फॉर्मेशन के ऊपर। जैसे ही हमारे पास एक डायपोल बना तो उसने कोशिश की कि वो किसी और के डायपोल के पास जाए और अट्रैक्ट करे और अपना एक मतलब कि मॉलिक्यूल से बना ले, ठीक है। और अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से हमारे पास क्या हुआ है, यही हमारे पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस फॉर्म हो गई हैं, ठीक है। सेम बात वही जो मैंने आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर बताई थी, क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है हमारे पास वो भी सेम डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। जितनी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होगी उतनी ही हमारे पास वैल्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की ज़्यादा होगी। या आप इस तरह भी कह सकते हो, जितना पोलर मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना पोलर मॉलिक्यूल जो होगा हमारे पास ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रेंस ज़्यादा हो गया तो हमारे पास डायपोल जो होगा हमारे पास वो स्टायर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है बच्चों, तो उसकी जो वैल्यू होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वो भी ज़्यादा होगी, ठीक हो गया बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, पार्शियल चार्जेस एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल्स ड्यू टू अनइवन इलेक्ट्रॉन शेयर। पार्शियल चार्जेस कैसे होता है हमारे पास, अनइवन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से होता है, ठीक है। हमें पता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेटिव होता है हमारे पास, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास, वो एग्जिस्ट कर देता है, आ जाता है हाइड्रोजन के ऊपर और क्लोरीन के ऊपर। देखो आप कैसे इसका डायपोल है, स्ट्रेट डायपोल नहीं, जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है, ऐसे करके थोड़ा सा, ठीक है। क्लोरीन की तरफ ज़्यादा है और जो हाइड्रोजन की तरफ है उसकी थोड़ी सी एक समझ लो पॉइंटेड है, नोक सी निकली हुई है, ठीक है। अरेंजमेंट एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स अलाइन टू ऑपोजिटली चार्ज एंड्स। हमारे पास क्या होता है, जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑपोजिट चार्ज एंड्स तक अपने आप को खुद ब खुद अलाइन कर लेते हैं। डायपोल क्रिएट हुआ है ना, कैसे, हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव के साथ और क्लोरीन का पार्शियल नेगेटिव के साथ। तो वो जो आप मॉलिक्यूल HCl का काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो जो डिफरेंट क्लोराइड के और H पॉजिटिव के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं वो आके अपने आप को इस तरह अरेंजमेंट दे देते हैं। क्या होता है कि वो आपस में डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होती है हमारे पास वो फॉर्म कर लेते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड लीड्स टू अट्रैक्ट अरेंजमेंट। अब देखो HCl ऐसे फिर रहा है हमारे पास, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, डायपोल फॉर्म हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये नेगेटिव है ऑब्वियसली पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट करेगा ही ना, तो वो जब डायपोल उसने बनाया हुआ है तो हमारे पास वो क्या करता है, देख रहा होता है, ढूंढ रहा होता है कहाँ से मैं H पॉजिटिव को लूँ, सजा के फटाफट बॉन्ड बनाऊँ। तो ये हमारे पास डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन हमारे पास क्रिएट हो जाती हैं। डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेड बाय HCl मॉलिक्यूल, ये एग्जाम्पल उन्होंने हमारे पास दी है। ये हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड, जबकि ये जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है डॉटेड लाइन से, ये हमारे पास है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस, ठीक है। एग्जाम्पल देखोगे ना बच्चों आप काफ़ी ज़्यादा, जब आप बड़ी क्लासेस में चल जाओगे तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि कौन सी है। उसके अलावा भी आप बड़ी सारी टाइप्स पढ़ोगे जब आप अपनी हायर क्लास में जाओगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की और कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ आप बुक पे 2 ही लिखी हुई हैं, एक तो हमने पढ़ लिया डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, दूसरी तरफ हम चलते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अब हम सेकंड टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे कंपाउंड्स की जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों, सबसे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट था ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हगिंस, उसने दिया था। उसने एक्सप्लेन किया सबसे पहले कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आखिर होती क्या चीज़ है, किस तरह ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। उसके बाद इसको दोबारा जो है साइंटिस्ट आए, उन्होंने रीडिस्कवर किया, उसके बाद थ्योरीज दी काफ़ी। तो जो 2 मेन साइंटिस्ट थे उनका नाम था लैटिमर और रॉडबुश, ठीक है, और कह रही हूँ मतलब कि एक ये और एक ये, ठीक है। सबसे पहले हगिंस ने कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बाद लैटिमर और रॉडबुश आए थे 2 साइंटिस्ट जिन्होंने इसको आगे एक्सटेंड किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और डिटेल इसकी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स के अंदर, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेम शो कर रहा है कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, ठीक है, जो बॉन्डिंग हाइड्रोजन बनाता है, अब देखेंगे किसके साथ बनाता है, क्यों बनाता है, ठीक है, उसको हमने कह दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। बेसिक इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसी टाइप ऑफ फोर्स जो कि बाइंड करती हैं हमारे पास किस तरह, हाइड्रोजन एटम को
किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, उसको कहते हैं हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्या होती है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है हमारे पास, जो फोर्सेस होती हैं, कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फोर्सेस ही है ना, कैसे क्रिएट होती हैं कि जब हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम होता है हमारे पास वो बाइंड करता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। अब वो कोई भी हो सकता है, नॉन मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, तो कौन कौन से आते हैं उसमें? 5 ग्रुप होता है, 6 ग्रुप होता है, 7 होता है, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैलोजेंस। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कार्बन फैमिली हो सकती है, ऑक्सीजन फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन फैमिली हो सकती है, समझो गौर करो मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब इसकी मेन शर्त क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? पता चल गई कैसे होती है कि हाइड्रोजन की जो होती है हमारे पास इंट्रैक्शन होती है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात कि क्या फैक्टर है जो कि इसको आगे प्रोवोक करता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मज़ीद हो। हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है ना हमारे पास, मतलब कि हाइड्रोजन एटम, उसने हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हुए उसने हमेशा ऐसे एटम या एलिमेंट के साथ बनाना है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, एटलीस्ट वन, एक तो लाजमी होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट वन। फिर हमारे पास जाके एक और कंडीशन भी है, वो भी बताती हूँ। फिर हमारे पास जाके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हमारे पास वो बनती हैं। पहले क्या शर्त है हमारे पास कि हाइड्रोजन जो एटम होता है हमारे पास, ठीक है, उसने क्या करना है हमारे पास किसी एक ऐसे एलिमेंट किसी एटम के साथ अटैच होना है जिसके पास क्या हो, हमारे पास एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो। ठीक है, और उसके अलावा दोनों चीज़ें होनी चाहिए, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। या तो उसके पास क्या हो, कैसे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, हाइड्रोजन एटम किसी ऐसे एटम या एलिमेंट के साथ अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा हो और उसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तब हमारे पास जो होती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है हमारे पास वो एग्जिस्ट करती हैं। अब कौन कौन से जो हमारे पास मेन प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं जो कि बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उनमें हमारे पास आता है फ्लोरीन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव विद आल्सो इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन एज यू नो वेरी वेल, ऑक्सीजन। ठीक है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिसके साथ हमारे पास जो हाइड्रोजन है हमारे पास वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कैसे होती है। देखो सपोज हमारे पास है, कोई भी देख लेते हैं मॉलिक्यूल, H2O को देख लेते हैं, चलो वाटर का H2O। अब ऑक्सीजन दरमियान में होता है हमारे पास, हमें पता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमारे पास दोनों हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं हमारे पास वो इसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ। ठीक है, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, और ये हो गया पार्शियल नेगेटिव। अब क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे पास वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन की तरफ, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ठीक, इस वजह से क्या हो रहा है हमारे पास कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके साथ साथ क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाते हैं ना, मतलब कि कंबाइन करता है, एक तो हमारे पास H2O का बोला 2 मॉलिक्यूल्स आ गए, तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है ना वो अपने आप को इस तरह अरेंज करता है ना हमारे पास कि जो ऑक्सीजन है ना वो किसी और वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वहाँ पर जाके बॉन्डिंग कर लेता है। ये मैं आपको नेक्स्ट इधर बना नहीं सकती, मैंने एक इमेज रखी है तो मैं आपको वहाँ पर दिखाती हूँ। क्या होता है हमारे पास कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव दोनों, ऑक्सीजन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या हो रहा है हमारे पास, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब 2 मॉलिक्यूल्स, समझ लो 2 मॉलिक्यूल हैं सिर्फ हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के आमने सामने आए, उन्होंने अपने आप को इस तरह अरेंज किया कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन था ना वो फ्रंट पे आ गया हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के, और उनके दरमियान आपस में बन गया बॉन्ड, और यही बॉन्ड जो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये भी दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है,
क्या कर रहा है हमारे पास, हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिव के साथ अटैच है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। 1 नहीं चलो 2 तो है ना हमारे पास। ये भी दोनों कंडीशंस फॉलो करा, ये भी दोनों कंडीशंस फॉलो करा। जैसे ही दोनों मॉलिक्यूल्स आमने सामने आए तो उन्होंने अपनी अरेंजमेंट इस तरह कर ली कि जो पार्शियल नेगेटिव हुआ वो पार्शियल पॉजिटिव के सामने आ गया। ये देखो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव के सामने आ गया, तो आपस में इन्होंने बना ली बॉन्ड, जो कि है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल जो है हमारे पास वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की भी है, HF की। वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनता है। ये देखो हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होता है, कोई भी जो दूसरा मॉलिक्यूल है ना हाइड्रोजन फ्लोराइड का, वो क्या करता है, आता है इसके साथ बॉन्ड बना देता है, H फिर F फिर H और फिर F, ये कंटिन्यू रहता है ऐसे, हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐसे करके हमारे पास होता है, हमारे पास इसका ये स्ट्रक्चर बनता रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास बेसिकली हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी, इसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप इसको जिस चीज़ को समझ के करोगे ना कि मैम ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो बच्चों को याद होनी भी नहीं है। जब आपने सोच ही लिया है, आपने अपने ब्रेन को सिग्नल भेज दिया है कि दिस इज़ वेरी टफ, देन इट विल बी टफ फॉर यू। जब आपने सोचा ना कि इजी है तो फिर वो इजी ही रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, हाइड्रोजन एटम जो होता है हमारे पास वो बॉन्ड बनाता है किसी एक ऐसे एटम या एलिमेंट के साथ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो और एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ लोन पेयर उसके पास हो, ठीक है। तो वो अपने आप को इस तरह अरेंज करें जिससे हमने पढ़ा डायपोल के अंदर हमारे पास अट्रैक्शन हो रही है, सेम इसी तरह इसमें भी हो रही है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के सामने आ रहा है और अपने आप को वो अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूनिक इंटरमोलेकुलर फोर्सेज होती हैं हमारे पास, प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल्स। वी आर ऑब्वियस कि पोलर मॉलिक्यूल्स में होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कहाँ से आ गई हैं। स्पेशल डायपोल इंटरेक्शन की ही एक तरह की टाइप है हमारे पास। फॉर्म्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमें पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। कोवलेंट बॉन्ड पोलराइज्ड पार्शियल चार्ज ऑन एटम, ये हमें पता है कि कैसे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एटम जो चार्ज होता है हमारे पास बनता है। हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास और इलेक्ट्रोनेगेटिव के पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों होता है हमारे पास, हमें पता है कि जो हाइड्रोजन होता है हमारे पास वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है हमारे पास, जबकि जो हमारे पास हैलोजेंस होते हैं जो कि हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन नॉन मेटल्स होते हैं हमारे पास, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जितना वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कह रहे हैं हमारे पास अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अदर मॉलिक्यूल्स, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन विद पार्शियल नेगेटिव एटम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट्स बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अकर्स बिटवीन स्पेसिफिक एटम कॉम्बिनेशन। एग्जांपल HF HO, मैंने आपको HF और HO हाइड्रोजन वाटर की दिखा दी है, बाकी HN की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप अमोनिया में देख लोगे, फिर कभी दिखा दूंगी। अभी आपका इतना कॉन्सेप्ट इसके ऊपर नहीं है, सिर्फ आपको H2O तक उन्होंने रखा हुआ है क्योंकि HF का भी थोड़ा सा आगे डेविएशन करता है कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। तो ये हमारे पास वो बता रहे हैं कि किस तरह हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान, ठीक है। अच्छा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, वो उन्होंने 2 डिस्कस की हुई हैं। एक तो हमारे पास है बॉइलिंग वाटर वाली और दूसरी जो है हमारे पास वो है आइसिंग वाली, ठीक है। पढ़ते यहाँ से बाद में, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। लिखा तो आप बुक पे भी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हमें बच्चों पता है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना स्टार्ट करता है, ठीक है। जो यहाँ पर डिफरेंस जिसके साथ दिया हुआ है ना वो हमारे पास है अल्कोहल एक, ठीक है। मैं सपोज अल्कोहल इधर लिख लेती हूँ एथेनॉल, CH3CH2 और OH, ये हमारे पास एक अल्कोहल है, ठीक है। इसका सपोज मैंने कल हमारे पास 78 डिग्री सेल्सियस इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट है। अब वाटर का है H2O फॉर्मूला, इसका है CH3CH2OH। वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि इथेनॉल या अल्कोहल का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ है वो हमारे पास है 78 डिग्री सेल्सियस। अब क्या वजह है कि हमारे पास वाटर जो है हमारे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और हाइड्रोजन का ये इथेनॉल का कम है? तो बच्चों रीज़न क्या है? रीज़न है हमारे पास OH बॉन्ड की। वाटर के अंदर 2 OH बॉन्ड बन रहे हैं। स्ट्रक्चर देखो वाटर का क्या है हमारे पास, एक हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन और एक इधर, एक OH बॉन्ड 2 OH बॉन्ड, मतलब कि 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, 2 तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है।
जबकि एथेनॉल के अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। देख लो बच्चों कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इस तरह अफेक्ट करती हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। जिसके पास ज़्यादा OH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा OH एटम या OH बॉन्डिंग होगी हमारे पास, तो वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, जो एथेनॉल है उसके साथ क्या हो रहा है हमारे पास, एथेनॉल के अंदर ओनली 1 OH बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है OH, तो इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास 78 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट है ना हमारे पास वो है आइसिंग ऑफ वाटर। ठीक है, आपने अपने घर में देखा होगा केमिस्ट्री बच्चों हर जगह यूज़ होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ देख लो, केमिस्ट्री हर जगह अपना पार्टिसिपेट करती है, फर्ज समझती है पार्टिसिपेट करना अपना। ठीक है, आपने देखा होगा अपने घर में क्या होता है कि आप अगर आइस क्यूब्स लेते हो, ठीक है, गर्मियों के अंदर जामिश्री बनाया, टैंक बनाया, तो उसके अंदर आप आइस क्यूब्स डालते हो, तो आइस क्यूब्स जो होते हैं हमारे पास वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो भी तो पानी होता है, दोनों पानी होते हैं, फ्लोट क्यों कर रहे हैं ऊपर? वो भी तो पानी से बने हुए हैं जो आइस क्यूब्स हैं। क्या रीज़न है जो हमारे पास आइस क्यूब्स होते हैं हमारे पास वो फ्लोट कर रहे होते हैं वाटर के ऊपर? बने तो वाटर से हैं। तो बच्चों इसकी रीज़न आज हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आपको आज इसकी केमिस्ट्री समझाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब जो वाटर होता है ना हमारे पास वो लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, तो इसकी जो अरेंजमेंट होती है ना हमारे पास वाटर की वो रैंडम होती है। ठीक है, कहीं H2O कहीं और तरफ लगा हुआ, कहीं और तरफ लगा हुआ है, कोई मैनर नहीं होता, अपनी तरफ से लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब घूम फिर रहे हैं वाटर के अंदर। जब हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं ना पानी को, तो क्या होता है हमारे पास कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना हमारे पास वो अपने आप को ना ठंडे, जब ठंड इंक्रीज़ करती है, कोल्डनेस इंक्रीज़ करती है, तो अपने आप को बड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप को अरेंज कर देते हैं। ठीक है, जब वो अपने आप को सिस्टमेटिक तरीके से ना अरेंज करते हैं ना, तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना कि उनके जो दरमियान में जगह होती है वो खाली हो जाती है। ठीक है, सपोज हमारे पास हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक है, कॉर्नर्स तो क्रिएट हो गए, लेकिन जो दरमियान में जगह होती है ना हमारे पास वो खाली हो जाती है। ठीक है, आइस मतलब कि आइस एक्सपेंड कर गई है, खुली हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, क्या हुआ हमारे पास, क्योंकि जगह के दरमियान में क्रिएट हो गई है, फूल गई है। ठीक है, तो क्या हुआ है हमारे पास, इसकी वजह से जो आइस की डेंसिटी होती है ना हमारे पास वो लो हो जाती है। डेंसिटी की वजह से चीज़ें ऊपर मूव कर रही होती हैं वाटर के। ठीक है, डेंसिटी होती है, उनकी शेप होती है। ठीक है, इसकी वजह से मूव कर रही हैं। जैसे ही आइस फ्री स्टेट में या सॉलिड स्टेट में जाती है ना, मतलब कि वाटर फ्री स्टेट या फ्रोजन स्टेट में जाता है, तो उसकी डेंसिटी बहुत लो हो जाती है। जब डेंसिटी लो होगी ऑब्वियसली वो चीज़ मतलब कि पानी पर फ्लोट करेगी, ये चीज़ ही है ना। तो यही रीज़न है कि वाटर जो होता है हमारे पास जब कोल्डनेस इंक्रीज़ करती है, ठंडा होता है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वो अपने आप को एक बड़े मैनर में अरेंज कर लेता है अपने आप को। वो एक ऐसे अपने अंदर स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स, मैं बताती हूँ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो वो अपने अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेता है जिसकी वजह से उसके दरमियान वाली जगह खाली हो जाती है, डेंसिटी उसकी लो हो जाती है, और जब आप आइस क्यूब्स को पानी के ऊपर रखते हो तो वो उसके ऊपर फ्लोट कर रही होती है। ये रीज़न है, क्योंकि वाटर की जो अपनी डेंसिटी होती है वो हमारे पास 1.0 होती है, जबकि जो आइस होती है उसकी होती है 0.9। ठीक है, इसकी वजह से जो होता है हमारे पास जो आइस क्यूब्स होती हैं हमारे पास वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही होती हैं। एक पीछे मैंने आपके लिए रखी है ताकि आपको अच्छी तरह मज़े से समझ आए क्या होगा। ये देखो यहाँ पर पहले हमारे पास वार्म वाटर, देखो आप जो नॉर्मल वाटर है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, देखो ये जो ऑरेंज वाला है हमारे पास ये है ऑक्सीजन, जबकि जो दो ये ब्लू है ये हमारे पास है हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास रैंडम अरेंजमेंट है, कोई नहीं पता पुता क्या हो रहा है हमारे पास। ठीक है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है। जैसे ही थोड़ा सा पानी ठंडा हुआ ना, हमने फ्रीजर में रखा पानी के ग्लास को, तो क्या हुआ, ये देखो ये अपने आप को अरेंज कर रहे हैं आप। ठीक है, ये आप अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। अरेंजमेंट शो करते करते उन्होंने जब अरेंजमेंट शो कर दी ना, तो ये देख लो हमारे पास कैसा लैटिस बन गया है, हेक्सागोनल लैटिस। ठीक है, एक क्रिस्टल सा बन गया है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये दरमियान वाली जगह खाली हो गया हमारे पास, अपने आप को उन्होंने अच्छी तरह अरेंज कर लिया है, तो इसकी डेंसिटी लो हो गई है। जब डेंसिटी लो हो गई है तो हमारे पास जो
आइस होती है हमारे पास वो ऊपर फ्लोट करने लग पड़ती है पानी के। ये है मेन रीज़न। ऐसा आपसे कोई पूछे ना कि क्यों आइस जो होती है हमारे पास, आपको मिनटों में आना चाहिए कि क्यों आइस हमारे पास फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए।